नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास के बारे में। महाकवि कालिदास का जो काल है उसके बारे में इतिहास के विद्वानों में भी मतभेद हैं। कुछ विद्वान कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व महाराजा विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं, और जबकि अधिकांश विद्वानों के अनुसार कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल रहा 380 से 413 ईस्वी, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके समकालीन थे। कालिदास के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन होने के तर्क इस तरीके से दिए जाते हैं। कालिदास की रचना कुमार संभव चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतीत होती है, और दूसरी महाकाव्य जो है रघुवंश, रघु दिग्विजय का वर्णन इलाहाबाद अभिलेख में वर्णित समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के वर्णन से मेल खाता है। और रघुवंश महाकाव्य में हूण नामक विदेशी जाति का भी उल्लेख आया है, जो कि गुप्त काल में ही भारत में प्रविष्ट हुई थी। और कालिदास की रचनाओं में गुप धातु का भी उल्लेख हुआ है, जो कि गुप्त काल का सूचक है। तो इस तरीके से कालिदास के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन होने के तर्क दिए गए हैं। कालिदास की रचनाओं में अश्वघोष की रचनाओं की गहरी छाप मिलती है, और कालिदास की रचनाएं ज़्यादातर परिमार्जित हैं, जिससे ऐसा लगता है कि महाकवि कालिदास अश्वघोष के बाद के ही हैं। अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है, और इससे लगता है कि कालिदास गुप्त काल में ही थे। 473 ईस्वी के मंदसौर स्तंभ में कालिदास की रचनाओं की स्पष्ट झलक मिलती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि कालिदास इससे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। कालिदास की रचनाओं की शुद्ध और संस्कृत भाषा रचनाओं में सुख, समृद्धि, वैभव का जो वर्णन है, उससे पता चलता है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही समकालीन थे। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय, इनका जन्म व शिक्षा आदि के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कालिदास ने अनेक वर्षों तक शिक्षा ग्रहण कर व्याकरण और शास्त्रों के ज्ञान में वो निपुण हो गए, और बाद में ऐसे ग्रंथों की रचना की जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। कालिदास की रचनाओं में 4 महाकाव्य हैं: ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। और उनके द्वारा लिखे गए 3 नाटक हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्रम प्रमुख है। ऋतुसंहार एक गीति काव्य है। इसके 6 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग एक ऋतु से संबंधित है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत तक 6 ऋतुओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन इस गीति काव्य में किया गया है। इस गीति काव्य की भाषा उतनी विकसित और परिमार्जित नहीं है जितनी कालिदास की अन्य रचनाओं की है, जिसके कारण विद्वानों का मानना है कि ये कालिदास की प्रथम रचना है। कुमार संभव कालिदास की एक महान रचना है, जिसे महाकाव्य का दर्जा भी प्राप्त है, और इस रचना में 17 सर्ग हैं। शिव पुराण व विष्णु पुराण की कथाएं इस महाकाव्य की कथा वस्तु हैं। कुमार संभव की जो कथा वस्तु है वो शिव पुराण और विष्णु पुराण की कथाएं हैं। कालिदास ने अपनी कल्पना शक्ति से इस महाकाव्य में नवीनता और लालित्य उत्पन्न करके एक मौलिक काव्य का एहसास कराया है। और इसके प्रथम सर्ग में हिमालय की शोभा का वर्णन है, और दूसरे सर्ग में वन और बसंत ऋतु की शोभा, और तीसरे में शिव की समाधि, और चौथे में शिव द्वारा कामदेव का दहन तथा रति का करुण विलाप, और 5वें में पार्वती की तपस्या का वर्णन मिलता है। और बाद के सर्गों में शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, देवताओं का सेनापति नियुक्त होना और ताड़कासुर का वध, ये इस तरीके से इसमें कुमार संभव में वर्णन मिलता है। तो काव्य कला की दृष्टि से ये कालिदास की एक उत्कृष्ट रचना है। रघुवंश, वाल्मीकि रामायण इस रचना का मूल स्रोत है, और 19 सर्गों में विभक्त कालिदास की ये रचना कालिदास की नहीं, संपूर्ण संस्कृत साहित्य में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त रचना है रघुवंश। रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर राम तथा राम के वंशज राजाओं का भी चरित्र वर्णन इसमें मिलता है, और इस महाकाव्य में काव्य के सभी रसों का समावेश हुआ है। इस रचना का मूल उद्देश्य रघु की वंश परंपरा वर्णन के साथ
राम के जीवन की घटनाओं का विस्तार से वर्णन करना है। मेघदूत ये संस्कृत की ही नहीं, अब संपूर्ण विश्व के साहित्य में भी एक महान काव्य है और ये एक छोटा सा खंड काव्य है जिसके 2 खंड हैं, एक तो पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है जिसे अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होना पड़ा था और पत्नी के वियोग में वह मेघ को जाते देखकर अपना विरह संदेश पहुंचाने का आग्रह करता है। पूर्व मेघ में प्रकृति के मनोरम दृश्यों का आकर्षक चित्रण है और इसमें रामगिरी से अलका तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्देश किया गया है। और उत्तर मेघ जो है वो सौंदर्य और प्रेम के नवीनतम, अनोखे और अभिरामतम चित्रण से भरा हुआ है। तो भाव व्यंजना तथा प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन की दृष्टि से ये बहुत ही सुंदर काव्य है। विक्रमोर्वशीय कालिदास के इस महान नाट्य रचना का सोर्स जो है वो ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण में वर्णित पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। निषिद्ध वन में जाने से उर्वशी का लता बन जाना और पुरूरवा का उसके वियोग में भटकना, वो संगमनीय मणि का उर्वशी से संयोग होने पर पुनः असली रूप में प्रकट होना और अंत में उर्वशी और पुरूरवा का पुनर्मिलन का बहुत ही मार्मिक चित्रण कालिदास की इस नाटक में हुआ है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 5 अंक हैं और इस रचना में शुंग वंशी राजा अग्निमित्र व उसकी पत्नी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा है। नाट्य कला की दृष्टि से मालविका अग्निमित्रम बहुत सुंदर रचना है और इसके संवाद जो है वो बहुत ही आकर्षक और बड़े हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का यह नाटक संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। नाटक की जो कथा वस्तु है उसका सोर्स जो है महाभारत और पद्म पुराण के वे अंश हैं जिनमें ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग, शकुंतला की उत्पत्ति व दुष्यंत से प्रेम और गंधर्व विवाह है। कालिदास ने 7 अंकों में इस नाटक की पौराणिक कथा के आधार पर हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया है। इस नाटक में श्रृंगार और करुणा रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है और कालिदास की साहित्यिक रचनाएं जो है वो भारत की महान धरोहर हैं। कालिदास की साहित्य की विशेषताएं क्या है? भाषा और छंद योजना। कालिदास की रचनाओं में भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है और भाषा शैली अत्यंत परिष्कृत है और सरस है और माधुर्य भाव से परिपूर्ण है। भावानुकूल शब्द चयन और उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में घटना और रस व भावों के अनुकूल ही छंदों का सुंदर उपयोग किया है। नीरस विषयों में सरसता है। कालिदास की रचनाओं में उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर नीरस और शुष्क विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य और सरसता को उत्पन्न किया है। वेद, पुराण, इतिहास व दर्शन जैसे नीरस विषयों को अपने साहित्य का सोर्स बनाकर भी अपने साहित्य कला के माध्यम से कालिदास ने ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है कि जो पाठक के लिए ये विषय भी आकर्षक और रोचक बन गए। रूपक और उपमाओं का प्रयोग किया है। कालिदास का संपूर्ण साहित्य असाधारण उपमाओं और रूपकों से भरा हुआ है जो कला के पारखियों और साहित्य प्रेमियों को आनंद विभोर कर देता है। कालिदास की उपमाएं विषय के अनुकूल और सजीव व चित्रमयी हैं। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है। प्रकृति के साथ तादात्म्य में मिलता है इनकी रचनाओं में। कालिदास के संपूर्ण साहित्य में प्रकृति के सजीव दृश्य को देखने को मिलते हैं। कालिदास ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण किया है और मेघदूत जैसी रचनाओं में कालिदास ने मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठता प्रदर्शित की है। प्रकृति के साथ मानव की तादात्म्यता केवल कालिदास के ग्रंथों में ही देखने को मिलती है। कालिदास की रचनाओं में मानवीय भावना का भी चित्रण मिलता है। इन्होंने अपने मानव जीवन के गूढ़तम रहस्यों का सजीव चित्रण, मानव हृदय की कोमल भावनाओं
और विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में हुआ है। सौंदर्य वर्णन कालिदास की रचनाओं में प्रकृति और नारी सौंदर्य का मनोहारी वर्णन देखने को भी मिलता है। कालिदास प्रकृति सौंदर्य के महान उपासक थे और उनकी भाषा में प्रकृति का मनोरम सौंदर्य देखने को मिलता है। उन्होंने सौंदर्य के साथ मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन का आदर्श भी प्रस्तुत किया है, जिससे कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा कालिदास के बारे में, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।